दादा को प्रणाम। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, और प्रोफेसर डॉक्टर जी के गोस्वामी आज हमारे साथ में हैं। मैं टीएलएस ऑनलाइन की तरफ से आपसे कुछ इंटरेक्शन, कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा। मेरा पहला जो प्रश्न है वो है कि 1997 में यूपीएससी AIR 47 से LLB, LLM, PhD, DSC गोल्ड मेडल के साथ इतना सब कुछ कैसे संभव हुआ? इतनी ऊर्जा, इतना मोटिवेशन, सरल सूत्र क्या है? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो जीवन है वो एक ग्रामीण अंचल से प्रारंभ हुआ। मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्र से एक कृषक परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर स्कूल टीचर रहे। तो जीवन में कोई बहुत बड़ी अपेक्षाएं प्रारंभ से नहीं थी। एक ये धुन सवार थी कि जो पढ़ाई है उसको अच्छे से की जाए, और ऐसे अच्छे अध्यापक भी मुझे मिले कि जिन्हें मैं कहूँगा कि आज के समय में अगर उनका मैं मूल्यांकन करूँ तो वो ग्रामीण परिवेश में जरूर थे, लेकिन उन्होंने जितना मोटिवेशन, जितनी शिक्षा अच्छी दी, वो मुझे उस पर गर्व होता है। उसी परिवेश के बाद जब आगे पढ़ाई की तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरठ जाना हुआ। फिर बाद में JNU जाने का मौका मिला, जहाँ से मुझे MPhil PhD में प्रवेश मिला। तो वहाँ से जाके मुझे पता चला कि एक सिविल सर्विस नाम की चीज़ होती है। वहाँ फिर हमने परीक्षा दी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई, फादर का मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से लगभग 2-3 साल मेरी पढ़ाई मुझे JNU से छोड़नी पड़ी। लेकिन उस जीवन काल में मुझे बहुत से ऐसे अनुभव प्राप्त हुए कि किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया जाए। और फिर मेरा सिलेक्शन UPSC में हुआ, और उसके लिए भी मैं JNU की पढ़ाई और जो मेरे साथी थे उनके द्वारा जो मोटिवेशन था उसको मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। बाद में जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, एक रिसर्चर था मैं, और उसी के कारण जब मुझे समय मिला तो विज्ञान से जो मैंने PhD की थी, उसके बाद मुझे ऐसा पुलिस की नौकरी में ऐसे संयोग हुए कि मुझे जो विधि विज्ञान है, लॉ है, उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर जब मैं DIG हो गया था, उस टाइम मैंने फिर LLB की, और मुझे अच्छा लगा कि मैं उस उम्र में भी, हालांकि उम्र का कोई सीखने का कोई समय नहीं होता, पर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप की। और फिर मुझे UN में काम करने का मौका मिला। उस दौरान मैंने LLM किया और वहाँ भी मैंने टॉप किया, और इसी तरीके से यात्रा चलती गई। और पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो बना रहा, परिवार का भी सहयोग रहा, और मोटिवेशन मिलता रहा, और मुझे उसमें आनंद आता रहा। इतनी ऊर्जा का क्या कारण? इतनी ऊर्जा कहाँ से आती कुछ करने की, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की? कैसे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें जो मेरा मानना है जीवन का, ये सभी के लिए है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई हॉबी होती है। हर जीवन की अपनी कोई प्रायोरिटीज होती है। किसी की प्रायोरिटी किसी चीज़ की है, किसी की किसी चीज़ की है। तो आपको कैसे आप जीवन को देखते हैं? आपके पास, हर व्यक्ति के पास वही 24 घंटे का समय है। और मैं मानता हूं कि हम कहते हैं कि आप टाइम को मैनेज करिए। टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। करेक्ट। टाइम तो अनवरत चीज़ है। मैं मानता हूं कि आप अपनी एक्टिविटीज को समय के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, वेरी राइट। किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज़ को आप किस समय करते हैं। तो ये जो ऊर्जा का कोई ऐसा नहीं है, हर आदमी के ऊर्जा का स्रोत एक ही है, सभी के पास बराबर है। लेकिन आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो और किस चीज़ के लिए एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी जो भी आपकी क्षमताएं हैं उनको कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हो, प्रायोरिटीज आपकी क्या है, वही सब कुछ आपके जीवन को डिसाइड करती है। मैं समझता हूँ कि वैसे तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो जेनेटिकली अलग अलग है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जेनेटिकली डिफ्रेंसिएशन के साथ साथ जो सोशल डिफ्रेंसिएशन है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व कैसे डेवलप होता है, वो आपकी पूरे के पूरे जीवन के आयाम को परिभाषित करता है। आपने कैसी जिंदगी जी है, किन लोगों के साथ आप रहे हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, फिलॉसफी क्या है, बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। हम लोग, जैसा कि आपके सानिध्य, आपके दिशा निर्देश से ही हम लोग इतना आगे आए हैं। टीएलएस ऑनलाइन एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। कंपटीशन हमेशा से स्ट्रेस रहता है, और कंपटीशन में ये माना जाता है जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जिनको बहुत सारे संसाधन होते हैं,
वो ही कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, और यूपीएससी तो टफेस्ट कंपटीशन में से एक है। तो क्या आपका पालन पोषण, आपका बचपन, आप बहुत ब्रिलियंट थे कैसा, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे क्या, जो आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया? देखिए, ये जो एक परसेप्शन है ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये हमारे अपने परसेप्शन है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्षमता है। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का सोशियोलॉजी अच्छी होती है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है। करेक्ट। तो हमें जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, क्या हमने उस चीज़ को ही पढ़ा, उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया? तो मेरे विचार में एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार होता क्या है कि हमारी इच्छा कुछ और है, हमारा जो माइंड सेट है वो कुछ और है, और परिस्थिति बस हो सकता है कई बार परिवार वाले कंपेल करते हैं, कई बार हम अपने जो पीयर ग्रुप है उनके उसमें आ जाते हैं, परिवेश में उनके देखा देखी हम कर लेते हैं। तो हमें या किसी भी बच्चे को या किसी भी कैरेक्टर को ये बनाने के लिए कि हमें भविष्य में क्या करना है, मैं समझता हूँ जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि अगर हॉबी आपका जॉब बन जाए तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा यही मानना है जीवन में कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको अगर आप करेंगे तो उसमें उत्साह के साथ आप काम करेंगे। और ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि चाहे वो यूपीएससी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई वो इंटेलिजेंट नहीं थे। Correct. या अगर किसी का यूपीएससी या मेडिकल साइंस में या किसी भी बड़े IIT एग्जाम में Correct. आईआईटी में हो गया तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इसमें जिस आदमी ने मेहनत की, मेहनत तो देखिए बिल्कुल जरूरी चीज़ है। मेहनत के अलावा कुछ ना कुछ, चाहे उसको आप लक कहिए, चांस कहिए, जो भी इसको शब्दावली कह लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ 15-20% का एक फैक्टर होता है। कई बार जैसे देखा होगा आपने कि जब कोई आप परीक्षा देते हैं या कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कई बार आपका उस दिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और किसी दिन खराब होता और कई बार उसी बैकड्रॉप के पीछे, उतनी नॉलेज के पीछे कई बार आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसको ये कहना कि आपने ये परीक्षा पास की या नहीं की तो इससे आपका कोई ब्रिलियंस का पैमाना माना जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि बिना मेहनत के, बिना जिज्ञासा के, बिना कमिटमेंट के, जब तक आप में पैशन नहीं होगा किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा जीवन की फिलॉसफी है। तो बढ़ते ही रहना, चलते ही रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, मेरा मानना यह है। और ये शायद आपके जो पहला वाला प्रश्न था उसकी भी कुछ हद तक जवाब देगा ये मेरा जो ऑब्जेक्ट। हाँ, सरल सूत्र, सरल सूत्र मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया, हाँ, उस दिन हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम हर दिन ये सोचे शाम को कि आज मैंने क्या सीखा। करेक्ट। तो अगर हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, सीखने के प्रति ललक, यही जीवन की जीवंतता है। अगर हमने कुछ जीवन में सीखा है, खाना हमें सबको बराबर खाना है, हमारी सबकी फिजिकल नीड्स लगभग बराबर हैं, तो अंतर क्या है? अंतर है हमें ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। और नॉलेज ऐसा नहीं है कि नॉलेज आपने कोई ये कह लिया कि बस मेरी नॉलेज कंप्लीट हो गई। नॉलेज एक अनवरत, सतत, एक कॉन्टिन्यूम प्रोसेस है। तो आप सीखते रहिए और जीवन चलता रहेगा। और मेरे को सिखाते रहिए। सबके लिए ये क्या यही कारण है विज्ञान से विधि में आने का? देखिए, विज्ञान से विधि मैं समझता हूँ कि हर विषय जो है, चाहे वो हम उसे सामाजिक विज्ञान कहें, चाहे फिजिकल विज्ञान कहें, भौतिक विज्ञान कहें, सब में नॉलेज को पाना ही विज्ञान है। अच्छा। जैसे एक साइंस की डेफिनेशन है, सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट इज साइंस। करेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस भी हो सकती है, वो प्योर साइंस भी हो सकती है। ये बात जरूर है कि मैंने ये देखा, और मैं इसको बार बार बोलता भी हूँ, और कई बार मुझे ये भी कहा जाता है कि जो मेरे सानिध्य में आए बहुत लोग ऐसे थे कि मेरे मोटिवेशन से कह लीजिए, जो भी कारण रहे हो, बहुत लोगों ने लॉ में डिग्री की। करेक्ट। जिसमें मेरे घर में ही मेरी वाइफ जो है उन्हें भी वो लॉ कर लिया। कई बार होता है कि मैंने जबकि कभी कंपेल नहीं किया था, लेकिन घर में और लोग मजाक में कहते हैं कि इनके पास पड़ोस में जो आ गया उसको लॉ करा दिया, उसको LLB करा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉ क्या है, लॉ को जरूर समझिए। और मेरा एक ये मैं किस्मत मानता हूँ कि मुझे साइंस भी पढ़ने का मौका मिला, सोशल साइंस पढ़ने का मौका भी मिला, और लॉ पढ़ने का भी मौका मिला। तो मैं तीनों को कंपेयर कर सकता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ इसलिए जरूरी है, कानून के बारे में थोड़ी जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि लॉ ऐसी चीज है कि जिससे हर आदमी का वास्ता पड़ता है। हो सकता है आपका
कोई रसायन शास्त्र से ज्यादा जरूरत ना पड़े, आपका इतिहास से बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे कानून से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी कोई वायलेशन करते हैं रूल की तो हमें ट्रैफिक वाला तुरंत पकड़ लेगा। करेक्ट। कहीं हम जरा सी कोई गलती करते हैं तो तुरंत हमारे विरुद्ध कोई भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। अगर हम पड़ोसी के साथ कोई बात करते हैं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई कानून का कोई वाद दायर हो सकता है। तो हमें इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर एक सामान्य आदमी से ये अपेक्षा की जाए कि कानून सब तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन कानून का एक ये डिक्टम है, एक ये सिद्धांत है कि कानून ये मान के चलता है कि कानून को सबको आना चाहिए। करेक्ट। जबकि एक मतलब बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो सकता है कोई आदमी जनजाति हो जो बेचारे को कभी मौका ना मिला हो, कभी स्कूल जाने लेकिन स्कूल तक ना गया हो, लेकिन कानून की अपेक्षा है कि कानून जानिए। और कानून की अपेक्षा होना भी ये गलत नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आपने मान लिया कोई अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और आप ये प्ली लेने लगे या तर्क देने लगे कि साहब मुझे तो कानून नहीं आता था इसलिए मैंने ये घटना कर दी, तो समाज में तो अनार्की मच जाएगी। इसलिए जो कानून का ये पहलू है कि आप चाहे पढ़े हैं या नहीं है, लेकिन कानून आना चाहिए, तो ये भी किसी हद तक सही बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर कानून क्या है, एक सामान्य आदमी की हैसियत से कानून को कैसे समझा जाए। तो मेरा ये अपना एक ऑब्जर्वेशन है, हालांकि ये मेरा नहीं है, ये बाकायदा हमारे जो हमारे भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये चीज को लिखा गया है, और भी बहुत सारे केस में है। तो शुद्ध भाषा में या बिल्कुल सरल भाषा में कानून क्या है, विधि क्या है, इसको एक सामान्य आदमी कैसे समझे, मैं 3 शब्दों से इसको बताना चाहूंगा। और इसको 3 शब्दों से समझा जाए, JRF। जे का मतलब जस्ट का मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो आप करते हैं या करने से अलग रहते हैं, ठीक है, और उससे अन्याय हो, तो वो कभी भी कानून की रूप में वो सही नहीं हो सकता, स्वीकार्य नहीं होगा। ये बिल्कुल गोल्डन प्रिंसिपल है। तो आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे अन्याय हो। करेक्ट। तो आप फिर कानून के रूप में काम करते हुए रहेंगे। करेक्ट। दूसरा पहलू है, दूसरा शब्द था आर, जे के बाद आर। आर का मतलब है रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस का मतलब है तार्किकता, करेक्ट, लॉजिक। और मेरे विचार में तार्किकता या लॉजिक ये आदमी का बहुत बड़ा गुण है। जैसे हम कई बार जीवन में कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बड़ा समझदार है, ये तो बहुत अच्छी बात करता है, बड़ी समझदारी। तो ये क्या है, ये उसकी तार्किकता है। कोई भी एडवोकेट है, प्रैक्टिस जो करते हैं, तो वो अपनी बात को क्यों इतना सशक्तता के साथ कहता है, क्योंकि वो तार्किकता के साथ कहते हैं। तो हमारा जो बोलने का ढंग है, अपनी बात को कहने का ढंग है, अगर कोई भी आदमी हो, जरूरी नहीं है कि वो एडवोकेट हो या लॉ के ज्ञाता हो, अगर हम अपनी बात को तार्किकता के साथ रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, लोग उससे ज्यादा ग्रहण करेंगे, वो हमारा वक्तव्य ग्राह्य होगा और वो कानूनी रूप से भी सही होगा। इसका एक दूसरे रूप में ऐसा समझिए इसको कि कानून की दृष्टि में इसको कैसे, और ये इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट जो हैं वो भी कानून को इसी पहलू से देखते हैं कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई भी सरकार किसी भी देश की वो कानून बनाने के लिए सक्षम है और उसके पास पूरी पावर भी है, और वो किन्हीं कारणों से ये सोचे कि भाई ये जो सूरज है ये पता नहीं सदियों से ये कहा जा रहा है कि दिन में निकलता है, हम इस कानून को बदलते हैं और हम ये कानून पास कर देते हैं कि दिन सूरज जो है वो रात को निकलता है, और एक कानून का एक बिल आता है और वो प्रक्रिया पूरी होकर के और वो कानून बन गया। तो क्या ये कानून वैध है? सवाल ये उठता है, क्योंकि नैसर्गिक है ही नहीं, नैसर्गिक नहीं है, ये तार्किक नहीं है। हाँ। तो ये कानून जो है ये गलत है। इसी आधार पे ये कानून जो है, जो भी वहां का विधि का जो उच्चतम कोर्ट होगा वो उसको खारिज कर देगा। तो तार्किकता हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुण है, मूल है। अब हमें किस प्रकार से उसको ग्रहण करना है, कैसे करना है, ये हर आदमी का अलग अलग ढंग है। तो तार्किकता ही हमारी पहचान है। जो आदमी तार्किक होगा उसको लोग ग्रहण करेंगे। व्हाट इज थर्ड लेटर? एफ का मतलब हुआ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब हुआ कि किसी तरीके का आप किसी में भेदभाव ना करें, कोई बायसनेस ना हो, किसी के प्रति आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। ये नहीं है कि आपका ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है तो मैं इसका फेवर कर दूं। जब आप न्याय की कुर्सी पे हैं, जब कोई आप काम कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो निर्णय लेने में उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो कहा जाता है ना कि जस्टिस शुड नॉट बी डन
इट शुड बी सीन ऑल्सो। तो सीन पार्ट क्या है, वो पारदर्शिता है। आईने की तरह साफ होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर वो पारदर्शी होगा तो फिर वो लीगली सही होगा। इसी तरीके से अगर मान लिया कहीं आपने कोई सिलेक्शन किया किसी का या कोई और निर्णय लिया, आपने कितना ईमानदारी के साथ वो निर्णय लिया हो, लेकिन अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, इसीलिए तो हम कोई सिलेक्शन करते हैं तो हम उसकी पहले पोस्ट एडवर्टीज करते हैं ताकि सबको ये पता चले कि ये पोस्ट निकल रही है, ताकि जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर ले। अब अगर हम उसको एक छोटे से नोटिस बोर्ड पे एक कमरे में लगा दें और कह दें कि हमने तो वो पब्लिश कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, तो ये पारदर्शी कहाँ हुआ? हाँ। तो इस तरीके के जो भी हमारे निर्णय है, अगर हम पारदर्शी काम करेंगे तो वो लीगल डोमेन में सही होगा। ओके। तो ये जो 3 शब्द मैंने आपको बताए, JRF, ये JRF, अगर जस्ट, रीजनेबल और फेयर, तो अगर हम इस पे हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जीवन के जो हमारे पहलू हैं वो हम कानून की दृष्टि से सही अपने आप को चला सकते हैं। लगभग 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर, कई बुक्स, इतना शोध विज्ञान में भी और विधि में भी। आम जनमानस के लिए विधि पढ़ना वाकई में अनिवार्य होना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विधि को अनिवार्य किया जाए, लेकिन मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जैसे हम हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम इतिहास से सबक लेते हैं, सीख लेते हैं कि हमारे जो पूर्व में हुआ वो क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, हमें क्या सीख लेनी चाहिए। इसी प्रकार हम जो ज्योग्राफी है इसलिए पढ़ते हैं कि हमें प्रकृति के बारे में, जो भौगोलिक चीजें हैं उनके बारे में पता चलता है। मैं ये समझता हूं कि हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, जिसमें भी उचित समझा जाए, विधि विज्ञान को हम लीगल साइंस को या लॉ सब्जेक्ट को हम उस लेवल पे लेकर के आए, ताकि बच्चों के लेवल पे जब हम एक ग्रोइंग एज में हों, जब हम अडोलसेंट से जब हम थोड़े और हायर एज में जा रहे हों, 15-16 साल की एज में, तो अब तक हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हमें ये पता चले क्राइम क्या होता है, समाज में किस तरीके से अपराध है, अपराध का मतलब क्या है, या उसके बेसिक प्रिसेप्ट क्या हैं। तो अगर उसके बारे में अगर हम उस लेवल पे एजुकेशन को लाएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जब हम किसी भी जगह पे जाएंगे, जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं, जब मेरी वाइफ ने LLB की, तो जैसा होता है जब परीक्षा देने जाता है आदमी तो उसे बहुत क्रीविंग होती है, तो वो अक्सर कहती थी इसको मैं करके क्या करूंगी, मुझे क्या जरूरत है लॉ करने का। तो बहुत होता था, तो मुझे सुनना पड़ता था आपके पास कोई चारा नहीं है, आप क्या कहोगे। ठीक तो बात है। वो नहीं था। लेकिन अब जब और लोग पूछते हैं कभी कभी, तो वो बड़े उससे कहते हैं कि नहीं, लॉ पढ़ना तो ठीक है, इसमें जो ऑफिशियल जो आपको ड्यूटी रहती है, ऑफिस में आप काम करते हो, तो उसमें बहुत मदद मिलती है। तब मैं मुस्कुरा के कहता हूँ कि तब तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि क्यों मुझे कराया जा रहा है, मैं क्या करूँगा इसका, अब क्यों ये बात। तो ये चीज, जब किसी चीज को हम कर लेते हैं उसके बाद उसकी महत्ता समझ में आती है। तो मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने लॉ किया है, एक जिन्होंने लॉ नहीं किया है। बहुत बेहतर, मतलब इससे बेहतर मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना चाहता हूँ। जैसे एथिक्स और विधि के बीच का एक जो ब्रिज है वो मिसिंग मुझे लगता है। मैंने बहुत थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में तो मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एथिक्स को बहुत पढ़ता हूँ। तो एथिक्स और लॉ के बीच का जो ब्रिज है वो पाटने की आवश्यकता है क्या? देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू का आपने मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं कि ये ऐसा है कि एथिक्स और लॉ क्या ये अलग अलग हैं या ये एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसको बहुत जरूरी है कि इसको सामान्य भाषा में सामान्य नागरिक की हैसियत से समझना। बाकी तो इस पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं और बहुत सारे इस पे पहलू हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में जो मेरी जानकारी में है मैं उससे शेयर करना चाहूँगा कि एथिक्स और लॉ ये बेसिकली एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, ये कहना कि ये बिल्कुल दोनों अलग अलग डोमेन है, ये एकदम ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करती हैं। दोनों का ही उद्देश्य, अगर हम उनमें समानता देखें, दोनों का उद्देश्य सोशल कंट्रोल है। करेक्ट। ताकि वो ह्यूमन कंडक्ट को नियंत्रित कर सके, करेक्ट, उसको एक चैनलाइज कर सके। ये ना हो कि हेवेयर हो जाए, आप कुछ भी करना शुरू कर दें। ठीक है, तो एथिक्स जो है, एथिक्स जब से है, जब से ये समाज रहा है, करेक्ट, शुरू से, वो हो सकता है कि उसके फुटप्रिंट थोड़े धीरे धीरे समय के साथ साथ वो गहरे होते चले गए, उसका स्वरूप स्पष्ट होता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते किसी भी समाज को, जब से हमें हमारी सृष्टि का, हमें ह्यूमन
Perception evolution हुआ होता है। है कि एथिक्स बिल्कुल ना रहे किसी ना किसी रूप में। जैसे सपोज करिए फैमिली का रहना, फैमिली का एक साथ होना, मदर का किसी भी, जैसे आप सोचिए एथिक्स केवल हमारा ही नहीं है कि हम कहें कि एथिक्स ह्यूमन बीइंग में ही है, एथिक्स एनिमल्स में भी है। जैसे मदर का अपने बच्चे के साथ जो प्रेम है वो एथिकल पार्ट है, वो उसको फीड करती है। सेक्सुअल कंडक्ट है, बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो अपने सिबलिंग्स के अंदर सेक्सुअलिटी नहीं करते हैं। नॉन ह्यूमंस भी हैं ऐसे, बहुत सारे मिलेंगे इस तरीके के। तो ये सारे के सारे अभी भी हम इस बात को मोनोगेमी है। तो हाँ। इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एथिक्स के पार्ट हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग का चूंकि ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो उसने उन चीजों को ज्यादा सिस्टमेटाइज किया। करेक्ट। और धीरे धीरे जब ये चीजें होती चली गई, फिर ये लगा कि कोई इसी तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है एक, जिसके द्वारा राज्य की परिकल्पना आती है, राज्य कैसे बने उसकी परिकल्पना आती है। तो धीरे धीरे जब समाज का विकास होता चला गया, जब विवाद बढ़ते चले गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि अब हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक विकास का सोपान है, एक सीढ़ी है जिसमें हम मोरलिटी और एथिक्स, अब आप कहोगे कि मोरलिटी और एथिक्स में क्या, तो इसे हम कभी अगली पॉडकास्ट होगा तो, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है कि मोरलिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये एक ऐसे सोपान है जिन्हें हम कॉन्टिन्यूम मान सकते हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ चीजें बदल गई। तो लॉ जो है, लॉ कोडिफाइड मोरलिटी है और मोरलिटी समाज में अलग अलग हो सकती है। जैसे एक चीज मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा, कई बार क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये तो वेज है, ये नॉन वेज है, वेज बड़े अच्छे हैं, नॉन वेज हो सकता है कोई कहे नहीं अच्छे, मैं तो ये बात मानता नहीं हूँ। लेकिन मेरा इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ये है, मान लिया कोई एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहां पे सारे पे बर्फ डली हुई है, 24 साइबेरिया घंटा, हाँ 12 महीने 300 दिन जो देहाती में कहा जाता है, उसमें पूरा का पूरा वो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो वहां आपको प्लांट या वेजिटेशन मिलेगी नहीं, तो आप वहां पे वेजिटेरियन कैसे रह जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपको वहां आपकी वहां परिस्थिति ऐसी है, मैं उसे मजबूरी नहीं कहूंगा, परिस्थिति ऐसी है कि आपको वहां नॉन वेजिटेरियन बेस्ड होने का कोई परिस्थिति नहीं है। इसी तरीके से आपके कपड़े हैं, जैसे हम अपने जो कपड़ों का देखें तो हमारे यहाँ चूंकि टेम्परेट क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, तो हमारे कपड़े जो हैं वो गर्म परिस्थिति के हिसाब से बने हैं, डिजाइंड है, हमारे कपड़े लूज मिलेंगे, हमारा उस तरीके का मिलेगा। जेंट्स जो हैं वो धोती बांधेंगे, लूज कपड़े होंगे। अब वहीं आप वेस्टर्न के बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे ठंडा पड़ता है तो उन्होंने टाई बांधना, कोट पहनना, ओवरकोट पहनना, हैट पहनना ये शुरू कर दिया। तो हमारे जो ह्यूमन कंडक्ट हैं वो हमारे भौगोलिक परिस्थिति से, सामाजिक परिस्थिति से, कहीं पे खाने की कोई चीजें हैं, कई जगह जैसे आप शादी और वो जो ये हमारे न्यूक्लियर रिलेशनशिप हैं वो अलग अलग हैं। तो वो परिस्थिति जन्य है, वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हैं। इसलिए हम उसमें ये कहना कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं समझता हूँ उस परिस्थिति के हिसाब से देखिए, ना कि उसको किसी ऐसे आईने से देखा जाए या किसी ऐसे नेत्र से देखा जाए जिसमें पहले ही आपने उसको बायस बनाया हुआ है जी। तो ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब एक दूसरे पहलू पर आते हैं, पहले विज्ञान, फिर विधि और फिर विधि विज्ञान। ये अमलगमेशन, ये भी जो आपने एक शब्द कहा विधि विज्ञान, इसमें फोरेंसिक साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं जो हमारा जो उत्तर प्रदेश में जो एक नया संस्थान विधि विज्ञान जो आपने कहा, इसका जब मैं निदेशक बना, फाउंडर निदेशक बना, तो ये मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे संस्थान को बनाने का मौका सरकार ने दिया। तो हम फोरेंसिक साइंस की हिंदी ढूंढ रहे थे, जो कि हमें अपने संस्थान का नाम हिंदी में लिखना था। आपको ताज्जुब होगा और मैं यहाँ सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की आवश्यकता है हम सबको, हिंदीकरण करने की, हिंदी में अनुवादित करने की। फोरेंसिक साइंस के 2 शब्द यूज होते हैं अक्सर, एक होता है विधि विज्ञान। तो विधि विज्ञान तो लीगल साइंस हुई, अच्छा, ये फोरेंसिक साइंस हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप विज्ञान से विधि में आए, विधि से विज्ञान कहना वो फोरेंसिक साइंस नहीं है। विधि विज्ञान तो लीगल साइंस हुई। वो विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस नहीं है, इसलिए इसको इस शब्द का शाब्दिक अर्थ उससे मेल नहीं खाता। अच्छा, फोरेंसिक साइंस से। दूसरा है उसका जो शब्द है फोरेंसिक का, वो है न्यायालिक।
न्यायालय, न्यायालिक विज्ञान। न्यायालिक का क्या मतलब हुआ? जुडिशियल। जुडिशियल। तो अगर आप जुडिशियल शब्द कहोगे तो जुडिशरी वाले नाराज होंगे कि ये तो हमारा शब्द है। तो जुडिशियल शब्द भी जो है वो फोरेंसिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फोरेंसिक शब्द का अभी हमारे पास सही अर्थों में हिंदी अनुवाद नहीं है, कोई शब्द नहीं है। अच्छा। तो इसको जो भी हमारे हिंदी के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, या जिनका भाषा के में ज्यादा गहन अध्ययन है, उनसे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमें फोरेंसिक साइंस शब्द की सही मायनों में हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता है। तो ये जो आपने कहा कि विधि से फोरेंसिक साइंस की तरफ, तो इसमें मेरा ये कहना है कि एक हमारा एक ट्रायंगल है, इसको समझने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे ऊपर मेरे विचार में है जस्टिस। एक तरफ त्रिभुज के या ट्रायंगल के एक बेस के कॉर्नर पे है आपका ट्रुथ, और एक तरफ है एविडेंस। और इस पे मैं जस्टिस के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। मेरे विचार में अगर समाज में, अगर दुनिया में, अगर मानव की कोई एक गुण जो सर्वोपरि गुण है, उसको अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसे न्याय कहूंगा। जस्टिस, बिल्कुल। जस्टिस व्यक्ति का सर्वोपरि गुण है। जिस आदमी के अंदर जस्टिस देने की या जस्टिस के प्रति जिसमें जागरूकता नहीं है या जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, वो आदमी को मैं पूर्ण रूप से मानव नहीं मानता। क्योंकि जिसके जब तक हम न्याय के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम किसी ना किसी के साथ अन्याय करते रहेंगे। करेक्ट, वेरी नाइस। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि जो मेरा मानना है कि हर विवाद के पीछे, चाहे वो परिवार में छोटा विवाद हो, बड़ा हो, पड़ोसी के साथ हो, किसी देश में आपस में अंदर हो, देश के अंदर, देश के बाहर हो, किसी भी प्रकार के विवाद की अगर आप मूल में जाएंगे तो उसमें ये भावना होती है एक पक्ष की, साहब मेरे साथ अन्याय हुआ। अन्याय ही विवाद का मूल कारण है। तो अगर हम समाज में अन्याय होगा तो वहां अनरेस्ट होगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चैलेंज होगी। करेक्ट। झगड़े होंगे, जहां झगड़े होंगे वहां कभी शांति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता, और हम समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे। तो न्याय देना हम किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, गवर्नेंस के लिए सबसे पहला उसका प्राथमिकता होनी चाहिए। करेक्ट। अब हम जो बात कर रहे थे विधि, ये ट्रायोलॉजी की, दूसरा उसमें था एक सत्य। तो सत्य का ट्रुथफुल, जो न्याय के साथ क्या संबंध है? जब हम न्याय देते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, और हम यह ना सोचे कि न्याय का मतलब केवल कोर्ट होता है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं न्याय अन्याय छुपा होता है। करेक्ट। जो भी हम निर्णय ले रहे हैं अधिकांश मामलों में, तो जो हमारा सत्य है, सत्य ही हमें न्याय की तक पहुंचाता है। करेक्ट। तो सत्य ही न्याय की सीढ़ी है। करेक्ट, मतलब वो वही एक, हाँ, अदरवाइज न्याय क्या है? न्याय तक हम कैसे पहुंचेंगे? जो भी उसके पीछे तथ्य हैं किसी मामले में, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? सत्यता ही न्याय की तरफ लेकर, सत्यता ही न्याय का मूल केंद्र है। अब ये दोनों जो सत्य और न्याय, ये 2 शब्द मैंने बोले, ये दोनों ही अमूर्त हैं, इंटेंजिबल हैं। इनको हम कैसे प्राप्त करें? वो कोई इसका मूल रूप नहीं है। न्याय क्या है कोई डिफाइन नहीं कर सकता, सत्य क्या है कोई डिफाइन नहीं कर सकता, उसके कौन से टूल हैं ये नहीं बता सकते आप। कैसे सत्य ये कैसे है? कोई कहेगा सत्य ये नहीं है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये न्याय है, वो कहेगा ये तो अन्याय है। तो इनका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो इसे मूर्त रूप कौन देता है? मूर्त रूप देता है इसको साक्ष्य, एविडेंस। एविडेंसेस, हाँ, क्योंकि एविडेंस मूर्त है। अब कोई किसी आदमी की पहचान करनी है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई कहेगा ये ए है, कोई कहेगा ये बी है, ये राम है, ये रहीम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डीएनए कर दिया और उसका कहीं से कोई लिंक है, तो ये फिर क्या हुआ? ये साक्ष्य हुआ जो प्रमाणित करता है उस चीज को। तो अगर हम एविडेंस को ठीक करेंगे, एविडेंस की प्रोबिटी, एविडेंस की क्वालिटी, उसकी सत्यता, मतलब उसकी जो पहचान है उसको ठीक से करेंगे, तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और जब हम सत्य तक पहुंचेंगे तो हम अच्छे से न्याय कर सकेंगे। तो मूल बिंदु जो है वो न्याय को देने के लिए हमें क्या करना है? साक्ष्य को ठीक करना है। अब साक्ष्य अक्सर हम क्या लेते हैं? मौखिक साक्ष्य लेते हैं। अब मौखिक साक्ष्य में किसी व्यक्ति को हो सकता है उसका कोई व्यक्तिगत किसी से विवाद हो, कोई उसको कोई द्वेष हो सकता है किसी से। ओरल टेस्टिमनी, जैसे ओरल टेस्टिमनी में, करेक्ट। ओरल टेस्टिमनी के बहुत सारे चैलेंज हैं।
हो सकता है, जैसे कई बार मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि मान लिया कहीं आपने कहा कि साहब यहाँ जो है वो मर्डर हुआ, यहाँ गोली चली थी, मैं खड़ा था। जब गोली चलेगी तो कोई आदमी ये नहीं देखेगा कि वो मुलजिम को देखेगा उसके राइट हैंड में बंदूक थी कि छोटी बंदूक थी, उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे। और जब कोर्ट में उसका, जब वकील साहब उसका जिरह करेंगे तो उससे पूछेंगे कि बंदूक कौन से हाथ में थी, उसने पूरी बाजू की शर्ट पहनी थी कि छोटी बाजू की पहनी हुई थी, वो छोटा था, काला था, बाल कैसे थे, पैंट का रंग कैसा था। अब भाई मेरी तो जान को बनी तो गोली मुझे भी लग सकती थी, तो मैं वहां उसको देखता मुलजिम को, या मैं अपनी जान बचाता। तो कई बार जो हमारी जिरह होती हैं उसमें सही जो प्रत्यक्षदर्शी, जिसे ओकुलर विटनेस कहते हैं, आई विटनेस कहते हैं, वो सही हो सकता है। लेकिन जब हम जिरह करते हैं तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो नेचुरल दशा में और उस परिस्थिति में उसके सब जवाब वो नहीं देगा। लेकिन क्या है कि वो 2-4 सवालों के जवाब नहीं दिए तो वो डाउट हो जाता है, और डाउट क्रिएट होते के साथ ही बेनिफिट किसको मिलता है? कई बार विक्टिम या एक्यूज को मिलता है। ठीक, तो इस ऐसी परिस्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये मान लें कि हमारे लिए जो मौखिक साक्ष्य हैं या वो बेकार हैं, विटनेस है वो बेकार है, लेकिन उसको कोरोबरेट करने के लिए कुछ हमें एडिशनल चीज चाहिए। कोरोबोरेशन के लिए साइंटिफिक एविडेंस होने, साइंटिफिक एविडेंस अगर होंगे तो उसकी ये पता चल जाएगी कि ये सही है या गलत है। तो उससे हमारा जो न्याय का जो ये संभावना होना कि न्याय कितना सही है और कितना गलत है, इसके लिए हमें फोरेंसिक का होना बहुत जरूरी है। विधि और फोरेंसिक दोनों पैरेलली, दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पहलू पूरक हैं। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, इनका यूनियन होगा, तो हम बेहतर न्यायिक व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। करेक्ट। तो मतलब आप विधि और फोरेंसिक में विधि को ज्यादा तवज्जो देंगे कि फोरेंसिक को? देखिए, ये तो वही कहने की बात हुई कि आपको बाईं आंख पसंद है कि दाईं आंख पसंद है। तो ये मैं ये समझता हूँ ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये कहना कि विधि इंपॉर्टेंट है या फोरेंसिक साइंस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि विधि का आयाम बहुत बड़ा है और फोरेंसिक साइंस उसका एक छोटा दायरा है, बट वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस आपने एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैंने बहुत 1 साल से देखा है आपको काम करते हुए। इस संस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं? 5 सालों में ये संस्थान क्या? देखिए, ये संस्थान न केवल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर मैं इसका फाउंडर डायरेक्टर होने के नाते ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, और मेरा ये ड्रीम था कि मुझे कभी ऐसा मौका मिले, हालांकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बनेगा जिसका मैं डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन मैंने पिछले 15-17 साल के अंदर इस फील्ड में मैंने काफी काम किया। चूंकि ये मुझे ऐसा लगता था कि मैं पुलिस अफसर होने के नाते अगर फोरेंसिक साइंस और लॉ का एक यूनियन होगा, एक फ्यूजन होगा, तो हम बेहतर जस्टिस सिस्टम को दे सकेंगे। और मैंने ये कई बार अनुभव किया, जो आपने कहा कि मेरे 5-6 दर्जन के करीब आर्टिकल हैं, तो मैं आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे पढ़ने की आदत है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह 2-3 घंटे अर्ली मॉर्निंग में मुझे पढ़ने की आदत है। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया कि जो मैं पढ़ के जाता था, जैसे मैं सीबीआई में भी था, तो कई बार मुझे उसी टाइप की चीजें वहां करने के लिए मिल जाती थी। तो मैं कई बार मेरे दिमाग में आता था कि जैसे आप पढ़ के जैसे टेस्ट करते हो लैब में, तो कई बार मुझे ऐसे मौके मिले कि एक बार मैं सेक्शन 106 है उसके अंदर, आईपीसी के अंदर, तो उसको पढ़ा मैंने, और उस दिन वो ऐसे तरीके से उसको मुझे देखने को मिला। एविडेंस एक्ट में 106 और 114 में उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन इतना सटीक वो हमने फिर वो उसके जो हमने वो बनाए, कमेंट्स बनाए, कि मुझे लगा कि ये आज का तो दिन ही बन गया। नहीं, वो उसके ऊपर फिर मैंने बाद में पेपर लिखा और मैंने काफी उसको बहुत लोगों के सामने रखा उस चीज को, जो सबने उसको अप्रिशिएट किया, इवन जजेस ने भी अप्रिशिएट किया। तो कई बार क्या है कि आपको जब ऐसे मौके मिलते हैं, तो मैं इस बात में अपने आप को खुद किस्मत मानता हूं कि जो मेरी पढ़ाई हुई वो मुझे उसको प्रैक्टिकल करने का बहुत मौका मिला। और जहां तक ये यूपी SISF जो हमारा इंस्टीट्यूट बन रहा है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा 2 शब्द, कि ये इंस्टीट्यूट कई मायनों में यूनिक है। और मुझे फुलब्राइट में मैं लास्ट ईयर गया था, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और US में मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। उसके अलावा भी मैं कंट्री के अंदर और UN में काम करते हुए भी मौका मिला। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये नहीं है कि मैं उस इंस्टीट्यूट में निदेशक हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से और मतलब
बिल्कुल Conviction. निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अनूठा है। अनूठा ये इसलिए है कि जो हमने इसके 3 वर्टिकल बनाए हैं, पहला वर्टिकल है इसका क्राइम सीन मैनेजमेंट, दूसरा है इसका साइंटिफिक एनालिसिस जिसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग या किसी प्रकार का कोई जो प्रोसीजर अडॉप्ट करें उसमें कोई चैलेंज ना हो। जो तीसरा इसका वर्टिकल है वो वर्ल्ड में यूनिक है। अच्छा, दुनिया में यूनिक इसलिए है, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि इसमें कुछ प्रोफेशनल भी हो सकता है मेरी इस बात को सुने, तो मैं उनको भी ये बात को एड्रेस करना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूट इसलिए यूनिक है कि जो हमारा थर्ड वर्टिकल इसमें है वो है हाउ टू कन्वर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन इनटू क्रेडिबल एविडेंस। वाह, देखिए होता क्या है कि जब हमारा कोई भी एक्सपर्ट है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो अपनी ओपिनियन देते हैं। अब उसे ये पता नहीं है कि ये जो ओपिनियन है ये प्रोसिक्यूशन को गिल्ट प्रूव करने में मदद करेगी या ये एक्यूज साइड को, डिफेंस को उसकी इनोसेंस प्रूव करने की मदद करेगी। करेक्ट। उसने तो एक ओपिनियन जो उसको सामने दिखाई दिया, जो उसके टेस्ट में आया, उसने लिख के दे दिया। अब होता क्या है कि कई बार जो हमने वो आई एविडेंस जो जिसको हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कई बार वो उसकी शब्दावली को नहीं समझ पाते, बहुत सारे उसमें टेक्निकल टर्म होते हैं, उतना उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो केस डायरी के साथ उसको नत्थी करके अटैच करके भेज देते हैं। उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करते कि ये इसका क्या मतलब हुआ, करेक्ट, या ये किस तरीके से हमारे विवेचना में मतलब इसकी सहयोगिता हुई। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को हम इस इंस्टीट्यूट में विशेष रूप से पढ़ाएंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट बने उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो एविडेंस है ये किस प्रकार से क्रेडिबल एविडेंस में कन्वर्ट हो। इसके लिए हम ना केवल इसको जो हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं बल्कि जो पुलिस है, और यहाँ केवल एक और पहलू देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ये बहुत बड़ा एक जो मैंने अभी कहा आपको कि हमारे जो एक गैप है जिसको हम इसमें ब्रिज कर रहे हैं वो ये भी है कि फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो साइंस जानते हैं, करेक्ट, उनको लॉ नहीं आता, और जो लॉ वाले लोग हैं उनको फोरेंसिक साइंस नहीं आती। तो जब हमारे कोर्ट में जज साहब हैं, एक तरफ हमारे डिफेंस लॉयर हैं या प्रोसिक्यूटर हैं, तो 3 तो वहां लीगल बैकग्राउंड के हैं, उनको फोरेंसिक साइंस नहीं आती। मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा नेचुरली, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इसको निष्पक्षता के साथ बोल रहा हूं, मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी है लॉ की, इवन भोपाल में मैं कॉर्नल तक में गया हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि फोरेंसिक साइंस का जितना कंपोनेंट लीगल स्टडीज में होना चाहिए उसका 10% भी नहीं है। और मैं ये बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहता हूं, मैंने सबके सिलेबस देखे हैं लगभग, और यहाँ इंडिया में भी हालत यही है। और आप तो जो भारतीय न्याय का जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है भोपाल में, वहां भी जाते हैं। ये सभी जगह की प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई इसमें किसी प्रकार का कोई विषयांतर है या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। तो हमारे जो लॉ की जो पढ़ाई है, लीगल स्टडीज हैं, उनके अंदर फोरेंसिक कंपोनेंट को डालने की जरूरत है। इसी तरीके से जो हमारी फोरेंसिक की जो यूनिवर्सिटी है उसमें लॉ को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता तो ये हमारी यूनिवर्सिटी इन दोनों को फ्यूजन करेगी, अमलगमेट करेगी। ये हमारे वर्ल्ड वाइड ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है जिसने इस चीज को पकड़ा है और इसका ये आंसर देगा। तो जो मैं अभी बात कह रहा था कि जो कोर्ट में 3 लोग ऐसे हुए जो लीगल बैकग्राउंड के हैं, जिनकी फोरेंसिक की नॉलेज उस लेवल की नहीं है जिसकी आवश्यकता है। इधर जो हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट खड़े हुए हैं विक्टिम बॉक्स में, उनको लीगल की प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे बात करते हैं कि एक बालिया बात कर रहे हो एक भाषा में और दूसरे कर रहे हो दूसरे भाषा में, दोनों के बीच में ब्रिजिंग नहीं है। वो जो गैप है ये इंस्टीट्यूट उसको ब्रिज करेगा, बहुत ये यूनिक है हमारा। अच्छा, और मैं इसको आप देखेंगे कि जो आपने कहा कि 5 साल का आपका जो विजन है या जो है, 5 साल में देखिएगा ये इंस्टीट्यूट विश्व में सितारा होगा। अच्छा, और हमने जो डोमेन इसमें किए हैं, जो हमारे पूरे इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो IIT कानपुर हो या हमारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो NFSU तो है ही है हमारा, क्योंकि हम हमारा जो संस्थान है वो NFSU के साथ एफिलिएटेड है। CDFD हैदराबाद जो DNA का स्टार इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं रिसर्च का। ये सेंटर ना केवल शैक्षणिक संस्थान है लेकिन ये रिसर्च सेंटर बनेगा। यहाँ पे DNA का भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जल्दी आने वाला है। तो अभी आप फोरेंसिक साइंस अपने इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? देखिए अभी हमारा जो फोरेंसिक साइंस के जो बेसिक कोर्स हैं, जैसे DNA है, बैलिस्टिक्स है, डॉक्यूमेंट है, नहीं BSc और MSc के फॉर्म जो हमारे पास में
जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति भारत सरकार की आई है 2020, उसके अनुसार जो हमारे 5 ईयर का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का इंटीग्रेट कोर्स हम फोरेंसिक साइंस में कर रहे हैं, तो उसमें 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि वो कंटिन्यूएशन में मास्टर्स करें तो 5वें साल में उनको मास्टर्स के साथ मिलेगी। और इसी तरीके से अभी हम डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं 5 सब्जेक्ट में, जिसमें साइबर है, साइबर सिक्योरिटी, डीएनए, बैलिस्टिक्स और आपका डॉक्यूमेंट है। तो ये 1 साल के कोर्स, मतलब ये ऐसी स्किल डेवलपमेंट, एक मतलब कंप्लीट स्किल है ये एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट है। और लोगों को इस, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं कि ताकि उनको वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी तो मिले ही, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स बने, जिनकी पहचान इस तरीके की हो कि जो यूनिक हो। दूसरा, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसकी फीस बहुत कम रखी है। मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल एकदम फैक्ट है, कहीं भी चेक किया जा सकता है कि हमारे जो हमारी सेमेस्टर की जो फीस है, जो ट्यूशन फी है, वो केवल 12,000 है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो इस लेवल का इंस्टीट्यूट होगा, इतना, और सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप, सरकार की तरफ से बहुत सारे और सुविधाएं भी हैं। और जो सरकार की मंशा है वो ये है कि ये शैक्षणिक संस्था के साथ साथ ये रिसर्च का बड़ा सेंटर बने, जो एक फोरेंसिक और विधि में। तो क्या फोरेंसिक साइंटिस्ट की आने वाले 10 सालों में बहुत मांग बढ़ने वाली है? ये जो आपका ये प्रश्न है कि मांग की जहां तक बात है, और इसमें फोरेंसिक के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अभी हमारे नए जो क्रिमिनल लॉज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अभी हमारे 3 एक्ट जो हमारी भारतीय संसद में अभी विचाराधीन है, जिनके बिल अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें जो हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता जो बनाई गई है, उसकी सेक्शन है 176 पार्ट 3। अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 या 7 साल से अधिक है, उन सभी में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाना मैंडेटरी होगा। उसमें सेल वर्ड यूज किया गया है। तो अभी तक क्या है कि अभी हमारा जो आईओ है वो किसी केस में कराते हैं, किसी में नहीं कराते, क्योंकि वो करना मैंडेटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं की भी कमी है और बहुत सारे और चैलेंज हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद उसमें जो प्रावधान है वो ये है कि 5 साल के अंदर सभी स्टेट उसको लागू कर देंगे, समय समय पे अपनी रिसोर्स को वो बढ़ाएं। तो अब ऐसा समय आ गया है कि अब फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, और फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत केवल लेबोरेटरी में नहीं, शैक्षिक जगत में भी होगी। चूंकि अब जैसे मैंने पहले बताया कि हमें जो हमारे शिक्षा के जो सेंटर हैं फोरेंसिक साइंस के, वो बढ़ेंगे, बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूट आएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे लीगल स्टडी जो संस्थान है, उनमें भी फोरेंसिक पढ़ाई, वैदिक विज्ञान है, उनमें फोरेंसिक साइंस कंपलसरी हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप फोरेंसिक साइंस नहीं पढ़ाओगे तो जो हमारे ब्रिजनिंग नहीं होगी, जो हमारे माननीय न्यायाधीश बनेंगे, प्रोसिक्यूटर बनेंगे, डिफेंस लॉयर बनेंगे, वो अधूरे होंगे। करेक्ट, उसमें वहां आपको जॉब मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी हमारे जितने भी लोग अभी प्रैक्टिस में हैं, चाहे वो जज साहब हों, चाहे वो हमारे प्रोसिक्यूटर हों, चाहे डिफेंस लॉयर हों, उनको भी अपनी नॉलेज को फोरेंसिक में बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। तो यानी कि उनको भी ऐसे कुछ कोर्स करने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे, जिससे वो अपनी नॉलेज को बेहतर बना सके। तो आने वाला जो समय है, मैं समझता हूँ ना केवल 1 दशक बल्कि 2-3 दशक तक जो ये गैप है, इसको ब्रिज करने में जो फ्यूचर है आने वाली पीढ़ी का फोरेंसिक साइंस में, वो काफी ब्राइट होगा। मैं बस आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसको मैं बिल्कुल, मतलब ये चलता रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन समय की बड़ी किल्लत है। एक बहुत कुछ पर्सनल, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी 15 साल से जुड़ा हूं, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कभी तो कुछ गुनगुनाते होंगे, हालांकि सुना नहीं है मैंने। देखो, ये तो बहुत ऐसा प्रश्न है कि इसमें ये कहना कि एक ही गाना है, लेकिन एक गाना मुझे बहुत पसंद है अक्सर बचपन से ही, तेरे जैसा यार का। वाह, बहुत बढ़िया। और एक आपका एक हमेशा मेरे लिए को मोटिवेशन कोट आता रहा कि रास्ते तो मुश्किलें तो रास्ते का उसने कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। बहुत बढ़िया। कोई पसंदीदा मूवी है जो बहुत पसंद है? कभी पसंदीदा मूवी मेरी जो बचपन में से ही है, मैं काफी यंग एज से, वो मुझे दीवार पसंद थी बहुत, क्योंकि उसमें जो
ऐसे इमोशनल कई थे टच, किस तरीके से एक सामान्य परिवार का बच्चा जब परिस्थितियों में जूझता है तो वो किस तरीके से रिवेलियस हो जाता है। और ये जीवन में मैंने कई बार देखा है, अपने जो पुलिस के कैरियर में लगभग 3 दशक के कैरियर में देखा है कि बहुत से लोग परिस्थितिजन्य अपराध में आ जाते हैं। तो हमें इस बात को समाज में देखना होगा, क्योंकि हर मूवी कोई ना कोई आपको शिक्षा देती है, कोई ना कोई एक संदेश छोड़ती है। तो दीवार है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिनमें आपको अर्थ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अर्थ में बहुत कुछ आपको मिलता है जीवन में। और मतलब मूवीज आप पसंद करते हैं? शोले तो खैर एवरग्रीन है, हमेशा जब भी देखो वो आपको हमेशा नई लगेगी। पाकीजा पुरानी पिक्चर देखी, हाँ मुझे बहुत तो बहुत शानदार पिक्चर है। तो ये ऐसी है कि इसमें ये कहना कि कौन सी एक पसंद है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे निश्चित रूप से दिलीप कुमार की मूवीज मुझे अच्छी लगती हैं। अमिताभ बच्चन है, राजेंद्र कुमार की कई मूवी अच्छी लगती हैं। तो एक हाँ मुझे मूवी देखने का शौक है, लेकिन इधर जब से कोविड हुआ है तब से काफी हद तक अब वो चैलेंज हो गए हैं। और आजकल थोड़ा नेटफ्लिक्स या उस पर जब कभी मन होता है तो घर में देख लेते हैं, तो अब बाहर जाने का उतना मौका नहीं होता। पसंदीदा जगह कहाँ पर जहाँ पर रिलैक्स होते हैं, बहुत वैकेशन या इस टाइप? मुझे मालूम है टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी नहीं, मेरा जो अगर मुझे विश्व में अगर मैं कहूँ तो मुझे इस्तांबुल सिटी सबसे अच्छा लगा। अच्छा। मुझे जब मैं सीबीआई में था तो मुझे जाने का मौका मिला। मुझे वैसे मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ, मुझे काफी यूएन में रहते हुए भूटान आप बहुत बार? भूटान मुझे बहुत अच्छा लगा। पारो इसमें एक बहुत छोटा सा एक टाउन जिसने देखा हो नहीं, टाउन क्या है वो एक्चुअली वहाँ का एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट है जो मुझे मतलब हालांकि वो बहुत छोटा सा है, बट जिस तरीके से वो पहाड़ियों के बीच है, जो उसकी जब आप चारों तरफ को देखते हो तो जो लुक उसकी आती है, और जो छोटी सी उसकी बिल्डिंग है पारो की, वो उसकी जो बिल्डिंग का जो भूटानी जो उनका आर्किटेक्ट है वो इतना सुंदर लगता है कि वहां मुझे इस एयरपोर्ट से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये बहुत एक्सैजरेट है, नहीं, लेकिन वो मुझे टच करता है। और इस्तांबुल का मैं समझता हूँ कि हालांकि जैसा टर्की में कुछ दिनों से थोड़ा सा चेंज ऑफ पावर की वजह से कुछ थोड़ी सी ऐसी रिपोर्टिंग होती है, बट इट वाज अमेजिंग। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरे